हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस PYQs फॉर ग्रुप डी एग्जाम। इस वीडियो में हम अराउंड 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ, ताकि आपको एक रेफरेंस मिल सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। And the first question is, which blood group is universal donor? Right answer will be option number C, that is O negative. तो O negative universal donor blood group है, यानी कि किसी को भी डोनेट कर सकता है O negative blood group वाला person. So O negative blood group has no antigens. It is compatible with all blood groups and it is a rare blood group. This you have to keep in mind. If we talk about blood group, तो blood group they were first discovered by Karl Landsteiner. तो Karl Landsteiner ने for the first time blood group system को discover किया था in the year 1901 और इनको इसके लिए 1930 में फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। This you have to keep in mind 1930 में। अदर देन दैट अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप्स की, तो बेसिकली 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं ए बी एंड ओ। और इसमें जो भी RH फैक्टर्स होते हैं, RH एंटीजन होता है, वो डिसाइड करता है कि ये ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। एंड सिंपली अगर हम बात करें यूनिवर्सल डोनर की, तो ओ नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेल। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारा सेल, यानी कि एक सिंगल सेल से ही लाइफ स्टार्ट होती है। सेल्स फॉर्म टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यूज कहते हैं एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज को हम ऑर्गन्स कहते हैं। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. If we talk about the first cell was discovered by Robert Hooke. रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट डेड सेल को डिस्कवर किया था। एंड अगर हम बात करें फर्स्ट लिविंग सेल की, तो फर्स्ट लिविंग सेल को एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। Next question, which of the following is not a part of the endocrine system? Right answer will be option number B, that is salivary gland. So salivary gland, it is not a part of the endocrine system. If we talk about salivary gland is an example of exocrine gland, meaning they secrete substances like saliva, in this case through ducts only on the epithelial surface such as into the mouth. यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो रिलीज़ करते हैं अपना सिक्रेशन थ्रू डक्ट्स, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनको किसी भी टाइप का डक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है। दे आर काइंड ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये एंजाइम, स्वेट, सलाइवा, म्यूकस, ऑयल एट्सेट्रा को रिलीज़ करते हैं थ्रू डक्ट्स, लेकिन जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये बेसिकली हार्मोन्स, यानी कि जो होते हैं केमिकल मैसेंजर्स, उनको डायरेक्टली रिलीज़ करते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जांपल हो गई पीनियल ग्लैंड, इसके अलावा थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. Next question, the gas used in refrigerators is. Right answer will be option A, that is ammonia. तो अमोनिया गैस को यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स में। इसका फॉर्मूला है NH3. It acts as a refrigerant and it absorbs heat from inside. जो पुराने रेफ्रिजरेटर्स होते थे उसमें CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब अमोनिया का यूज़ किया जाता है मैक्सिमम केसेस में। CFCs की भी बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसमें भी जो मेन यूज़ किया जाता था दैट वाज R12 यानी फेरॉन 12 को यूज़ किया जाता था, विच वॉज हार्मफुल टू द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो होती है वो कौन से लेयर में प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विथ वाटर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, CaOH होल ट्वाइस. इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. द रिएक्शन इज लेस वायलेंट दैन दैट ऑफ सोडियम और पोटेशियम, यानी सोडियम और पोटेशियम ये तो हाईली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, देयरफॉर दे आर स्टोर्ड इन कैरोसिन में, इसे हम स्टोर करके रखते हैं. एंड द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस स्टिक्स टू द सर्फेस ऑफ द मेटल कॉजिंग इट टू फ्लोट. तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पे क्या फॉर्म होती है? H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड.
सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और ये फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड है जो वैक्यूम में ही पॉसिबल होती है, क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो स्लो करती है, मीडियम टू मीडियम वैरी करती है। लाइक हम बात करें अगर वैक्यूम की, तो वैक्यूम में फास्टेस्ट है, देन लिक्विड में उससे कम, एंड देन सॉलिड्स में सबसे कम। और इसका जो सिंबल है लाइट का, दैट इज सी, कांस्टेंट सी। एंड इफ यू टॉक अबाउट साउंड, तो साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है, जबकि लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ यूनिट ऑफ प्रेशर इज, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पास्कल। तो पास्कल इट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। 1 PA यानी पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज सिंपली फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो सिंपली 1 पास्कल क्या हो गया, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इट मेजर्स फोर्स पर यूनिट एरिया एंड इट इज़ बेसिकली यूज्ड इन फ्लूइड्स एंड गैसेस। इफ यू टॉक अबाउट वॉट, तो वॉट इट इज़ द ऐसे यूनिट ऑफ पावर। पावर को हम वॉट में मेजर करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट पास्कल, तो पास्कल हो गया प्रेशर का। जूल की बात करें तो जूल बेसिकली एनर्जी की यूनिट है। एंड हेनरी की बात करें तो हेनरी इट इज़ द ऐसे यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, जिसको एच से ही रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organelle is called as suicidal bag? Right answer will be option number C, that is lysosome. तो lysosome को suicidal bag of the cell के नाम से भी जाना जाता है। If we talk about mitochondria, तो mitochondria को power house of the cell के नाम से जाना जाता है। suicidal bag इन्हें क्यों कहा जाता है lysosomes को? Because ये contain करते हैं digestive enzymes को, जो breaks old damaged cells, यानी कि old और damaged cell जो हो जाते हैं, इसके अलावा जो germs वगैरह, पैथोजेंस वगैरह सेल में एंटर करते हैं, उसको अपने केमिकल डाइजेस्टिव एंजाइम से एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड इट हेल्प्स इन वेस्ट रिमूवल, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज सोसाइटल बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जाइलम। तो जाइलम हेल्प करता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन में एक प्लांट में। तो जाइलम एंड प्लांट टिश्यू, ये एक टाइप का प्लांट टिश्यू है दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स अपवर्ड टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि रूट्स के थ्रू ये रेस्ट ऑफ द प्लांट में क्या ट्रांसफ़र करता है, वाटर को ट्रांसफ़र करता है। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, यानी कि नीचे से ही ऊपर को वाटर ट्रांसपोर्ट होते रहता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वुड, क्योंकि ये एक नॉन लिविंग पार्ट है प्लांट का, इसलिए इसे वुड भी कहते हैं, बिकॉज इट फॉर्म्स द प्राइमरी स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द वुडी प्लांट। इसके अलावा ये प्लांट को एक टाइप का हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, देयरफॉर इसको वुड कहा जाता है। इसके अलावा ये नॉन लिविंग पार्ट है प्लांट का। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है विद इन द प्लांट। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड जो फ्लोएम होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following can not be used as indicators? Right answer will be option number C, यानी कि common salt, that is sodium chloride, formula is NaCl. It can not be used as an indicator. इसके अलावा चाइना रोज, इसको इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है। फिनोफ्थिलिन ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, चाइना रोज नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, जिसकी वजह से हम एसिड एंड बेस के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कॉमन सॉल्ट इज अ न्यूट्रल substance and that does not change color in the presence of an acid or base, making it unsuitable as an indicator. Next question, what is the role of mucus secreted by the stomach? Right answer will be option A, that is to protect the lining of the stomach. So the stomach secretes a thick bicarbonate layer of mucus that acts as a protective barrier. This barrier is essential for shielding the stomach walls from the highly corrosive hydrochloric acid. तो हमारा HCl प्रेजेंट रहता है हमारे स्टमक में, और जो हमारी स्टमक की लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए HCl से म्यूकस प्रेजेंट रहता है। HCl से प्रोटेक्ट करता है, और पेप्सिन जो एक एंजाइम है फॉर प्रोटीन डाइजेशन, उससे भी प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। द कलेक्ट साउंड फ्रॉम द एनवायरमेंट।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ पिना। तो पिना कलेक्ट करता है सारी साउंड्स को एनवायरनमेंट से। द पिना इज अ पार्ट ऑफ द ईयर दैट कलेक्ट साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। इट इज़ द विजिबल आउटर पार्ट ऑफ द ईयर एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू एक्ट एज funnel to direct sound waves into the ear canal. This you have to keep in mind. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ दीज लेंसेज आर यूज टू कर्व मायोपिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस को यूज़ किया जाता है मायोपिया, जिसको नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है, डिजीज़ होती है, यानी कि हमें पास का नहीं दिखता है। अकर्स व्हेन लाइट एंटरिंग द आई फोकसेस इन द फ्रंट रेटिना rather than directly on it, causing distant objects to appear blurry. Next question, which of the lenses are used to cure myopia? The right answer will be option number बी, दैट इज़ कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस को यूज़ किया जाता है फॉर क्योरिंग मायोपिया। मायोपिया ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस अकर्स व्हेन लाइट एंटरिंग द आई फोकसेस इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना रेदर देन डायरेक्टली ऑन इट, कॉजिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स टू अपीयर ब्लरी। यानी कि नियर साइटेडनेस दैट इज़ मायोपिया में हमें पास के ऑब्जेक्ट्स दे आर विजिबल, यानी कि नियर ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें ब्लर्ड दिखाई देते हैं। अ कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, मीनिंग इट स्प्रेड्स आउट light rays before they enter the eye. Next question, Azadirachta indica is the botanical name of which of the evergreen tree found on the Indian subcontinent? Right answer will be option D, that is mangrosa tree, जिसको नीम ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो नीम का साइंटिफिक नेम है Azadirachta indica. Azadirachta indica is the botanical name of the tree commonly known as mangrosa tree, या फिर नीम ट्री भी से कहा जाता है इंडियन में। Next question, which of the following scientific instrument is used to measure atmospheric pressure? The correct answer for this question will be option number D, that is barometer. तो barometer को यूज़ किया जाता है for measuring the atmospheric pressure. If we talk about ammeter, तो ammeter simply current को measure करता है, small amount of current को galvanometer मेजर करता है, लेकिन एमीटर करंट को मेजर करता है, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट फोटोमीटर, तो फोटोमीटर सिंपली लाइट सेल्स, सोलर सेल्स को एक तरीके से ऑब्जर्व करता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें बोलोमीटर की, तो बोलोमीटर इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग हीट या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन को मेजर करता है बोलोमीटर। एंड फोटोमीटर का जो यूज़ होता है वो होता है कि फोटोसेल टाइप का एक डिवाइस होता है विच कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिक करंट, या फिर लाइट सेल्स को एक तरीके से स्ट्रीट लाइट्स में ये ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स आर कॉज्ड बाय? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ वायरस। तो वायरस से व्हाट्स डिजीज़ होती है? So warts are caused by an infection with a type of human papillomavirus HPV. The virus enters the skin through small cuts or breaks and causes the top layer of the skin cells to grow excessively, forming a rough hard bump on the skin. तो जो warts disease है it is caused by virus, जिसका जो scientific name है it is human papillomavirus. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर विलाई प्रेजेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट रहती हैं। दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो बेसिकली एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में हेल्प करती हैं। दे आर टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट लाइन द इनर सर्फेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया फॉर अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज पर्टिकुलरली हाई इन फ्रूट्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज साइटोकिनिन। सो साइटोकिनिन इट इज़ अ प्लांट हार्मोन दैट इज पर्टिकुलरली हाई इन fruits and seeds because they promote rapid high cell division necessary for growth and development of these structures. They work in coordination with auxins to regulate cell division and differentiation ड्यूरिंग द फ्रूट ग्रोथ। तो डिफ्रेंशिएशन ये एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट की जो लेंथ होती है वो बढ़ती है। एंड जो ये साइटोकिनिन्स है ये ऑक्सिन एक और हार्मोन होता है, इसके साथ मिलकर प्लांट की जो ग्रोथ है, फ्रूट्स की जो ग्रोथ है, इसमें इंक्रीज करता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती है बिकॉज साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल, हैंस नो साउंड इज प्रेजेंट इन स्पेस। इसलिए जो स्पेस होते हैं वो साइलेंट होते हैं।
Next question. Select the correct pair of semi-metals among the following elements. Right answer will be option number C, that is silicon and germanium. So silicon and germanium, these both are semi-metals जिनको metalloids भी कहा जाता है. Semi-metals exhibit properties of both metals and non-metals. For example, at room temperature, they often act as electrical insulators but become conductors when heated, which makes them useful in electronic devices and computers. तो बेसिकली जो हमारे सेमी मेटल्स होते हैं इनको हम एज इंसुलेटर और कंडक्टर्स दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं. एंड जर्मेनियम और सिलिकन ये सेमी मेटल्स हैं. सिलिकन को बेसिकली जो चिप्स होती हैं, जो कंप्यूटर में चिप्स लगती हैं, सिलिकन चिप्स, उनको बनाने में भी जो ये सिलिकन है वो यूज़ होता है फॉर प्रिपेयरिंग माइक्रो प्रोसेसिंग चिप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नीफिकेशन? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज़ इट हैज़ नो यूनिट. तो मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है. इट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. मैग्नीफिकेशन इज़ डिफाइंड एज द रेशियो. और बेसिकली जो रेशियो होता है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ऊपर सेम यूनिट होती है और नीचे भी सेम यूनिट होती है जो कैंसिल आउट हो जाती है. सो मैग्नीफिकेशन इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सपोज वो सेंटीमीटर में है, एंड हाइट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट. सपोज ये 2 सेंटीमीटर थी और ये 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये सिंपल 2 बच जाएगा मैग्नीफिकेशन, विच विल हैव नो यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर रेस्पेक्टिवली. Correct answer will be option number C, that is stapes and femur. So the smallest bone in human body is stapes, located in the middle ear. The longest bone is femur, located in the thigh portion of the human body. Next question. Which of the following statements is true? Right answer will be option A, that is bases are bitter in taste. Basically जो bases होते हैं वो bitter होते हैं taste में, जबकि acids होते हैं वो sour होते हैं, यानी थोड़े खट्टे टाइप के होते हैं. Not all acids. It is a basic characteristic. Bases are bitter in taste. This is also known as physical property of bases such as soap or baking soda solutions. Acids are sour in taste. Acids such as those found in citrus fruits are characteristically sour, not salty. तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है. जनरलाइज्ड एक कैरेक्टरिस्टिक है सिंपली जो आपको ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ह्यूमरस इज अ पार्ट ऑफ. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्म. तो आर्म का एक इंटीग्रल पार्ट होता है हमारा ह्यूमरस. तो ह्यूमरस इज अ पार्ट ऑफ द आर्म एज इट इज़ द लॉन्ग बोन दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम शोल्डर टू द एल्बो. इट फॉर्म्स द अपर आर्म एंड इज लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. सो with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.